गाइस चलो तो अब देखते हैं रूल 32 है ना। तो देखो क्या है रूल 32, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सप्लाईज। ओके, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 50 सेक्शन 15(5) के साथ आपको पढ़ना है, सेक्शन 15(5). ओके, तो देखो 32 रूल, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ये ओवरराइड करेगा सबको, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज स्पेसिफाइड बिलो शॉल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। मतलब क्या बेटा कि सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो ये जो रूल में दी है उस हिसाब से भी वैल्यूएशन कर सकता है, देखेंगे अपन। तो उसके पास ऑप्शन है, ही हैज ऑप्शन टू डू द वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। ओके, बी डिटरमिन इन अ मैनर प्रोवाइडेड हियरआफ्टर। ओके, तो रूल 32(1) बोलता है कि दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल टू द सप्लायर ऑफ सर्विस। ओके, तो देख, परचेस और सेल ऑफ अ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। ओके, तो सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब ये बेसिकली है मनी एक्सचेंज डीलर के लिए। ओके, तो इसके पास कौन सा ऑप्शन है जिससे ये वैल्यू को डिटरमिन कर सकता है। ओके, तो देखो क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस in relation to the purchase or sale of foreign currency including money changing, परचेस और सेल करना या फिर मनी चेंजिंग करना, मतलब डॉलर के बदले में रूपी, यूपी के बदले में डॉलर, शॉल बी डिटरमिन बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन फॉलोइंग मैनर। तो वैल्यू निकाल रहे हो है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो कैसे निकालना देखो, और फिर ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू पे अपन जीएसटी लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो देख, where the RBI reference rate for the currency is available, where the RBI reference rate of currency is available। तो पहले काम करता हूं मैं, इसका लॉजिक आपको समझा देता हूं। ओके, देखो, तो ये मान के चलो मनी एक्सचेंज डीलर, अब आपको कहीं दूसरे कंट्री में जाना है या आपको कहीं दूसरे कंट्री में जाना है, तो आप क्या करते हो, आप इसके पास गए और इसको बोला देखो साहब हमारे पास मान के चलो या हमको $10,000 या $1,000 बाय करना है। ही वॉन्ट्स टू बाय $1,000। ओके, तो देखो अब ये मनी एक्सचेंज डीलर क्या करेगा, मनी एक्सचेंज डीलर ये पर्सन को डॉलर सेल करेगा। ओके, तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन जब इसको डॉलर से मान के चलो उस दिन $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, $1 कितने रुपए का है, 70 रुपीज का। तो अब ये मनी एक्सचेंज डीलर इसको डॉलर, अपन मनी एक्सचेंज डीलर के एंगल से सोचेंगे, ये इसको डॉलर सेल करेगा, सेल। ओके, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 70 रुपीज। $70 के बदले में $1 दिया जाता है। ओके, और ये डॉलर ये आरबीआई से खरीदेंगे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदेंगे, तो ये परचेस रेट है, इसके लिए बाय रेट है, बाय रेट मान के चलो ये बाय रेट है इसका 68 रुपीज पर डॉलर, है ना, 68 रुपीज पर डॉलर। तो देखो ये मनी एक्सचेंज डीलर के सर्विस की वैल्यू कितनी हो गई, तो देखो इसका सेलिंग रेट कितना है बेटा, सेल्स प्राइस माइनस इसका बाइंग रेट, सेल्स प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, बीपी लिख के अपन बाइंग प्राइस, इनटू नंबर ऑफ डॉलर, कितने डॉलर है, $1,000, इतने डॉलर उसने एक्सचेंज किए, है ना। तो कितना हुआ देखो, सेल्स प्राइस कितना है आपका 70 रुपीज, बाइंग प्राइस 68 रुपीज, और कितने डॉलर 1000। तो $1 एक्सचेंज करते समय उसने $2 कमाए, राइट। तो $1000 के समय कितने बेचेंगे तो कितना कमाएगा बेटा, 1000 इंटू 2 मतलब 2000 रुपीज। दिस इज वैल्यू
ऑफ सर्विस, और ये वैल्यू पे अब लगेगा वैल्यू ऑफ सर्विस लायबल फॉर जीएसटी, इसके ऊपर लगेगा अब जीएसटी। आया आपके समझ में? सिंपल एज दैट, है ना। देखो, फॉर द करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज, the value shall be equal to difference in buying rate or selling rate, difference in buying rate or selling rate as the case may be, and Reserve Bank of India reference rate for the currency at the time of multiplied by the total units of currency। तो रिजर्व बैंक का रेट अवेलेबल है हमारे पास, आरबीआई का रेफरेंस रेट, आरबीआई का रेफरेंस रेट मतलब कौन सा रेट बेटा, ये 68 रुपीज का ये रेट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेल किया उस रेट से जो आरबीआई से हम परचेस करने वाले आरबीआई के रेट को माइनस कर देंगे, और नंबर ऑफ डॉलर, कितने डॉलर्स में हमने उसको बेचा। जैसे देखो एग्जांपल लिया, INR 70,000 इज चेंज टू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP एंड एक्सचेंज रेट ऑफर्ड इज 70 रुपीज। तो एक्सचेंज रेट कितना है 70, देयर बाय गिविंग 1000 GBP, है ना। तो 70,000 INR मतलब इंडियन रुपीस के बदले में एक GBP कितने रुपए का है, 70 रुपए का। तो हमने 70,000 रुपए लिए और कितने GBP दिए होंगे उसको, 1000। 70,000 डिवाइडेड बाय 70, 1000 GBP दिए होंगे। द आरबीआई रेफरेंस रेट, देखो आरबीआई से हमने कितने में परचेस किए थे, फॉर दैट डे इज GBP इज ₹69। तो हमने 69 में खरीदे और 70 में बेचे, मतलब 1 GBP पे 1 रुपया कमाया। तो 1000 GBP पे कितना रुपए कमाया हमने, 1000। ओके, सो ये 70,000 आपकी वैल्यू नहीं, हमारे कमीशन की वैल्यू कितनी, कमीशन जो मनी एक्सचेंज डीलर है उसकी वैल्यू कौन सी है बेटा, कमीशन। उसका वैल्यू थोड़ी ना 70, सर्विस का वैल्यू थोड़ी ना 70,000 है, वो तो एक्सचेंज की वैल्यू है। एक्सचेंज कितने में किया, दैट इज द, हमें तो कमीशन की वैल्यू निकालना है। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो सर्विस की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू, कमीशन की वैल्यू। गेटिंग द पॉइंट, ग्रेट। फिर नेक्स्ट, वेयर द आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ अ करेंसी इज नॉट अवेलेबल। अब ये आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या करना, इफ दिस आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल तो फिर क्या करेंगे आप। तो उन्होंने बोला अब क्या करो, सीधा सीधा जो करेंसी है वो करेंसी मतलब आप जितने रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हो इंडियन करेंसी में, उसका सीधा सीधा 1% कर दो। दैट 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में जो ग्रॉस अमाउंट रहेगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ सर्विस, है ना। जैसे देखो ये एग्जांपल में क्या हुआ, देखो तो आपको कितने डॉलर बाय करना है, $1000, राइट। और अब आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है, मतलब ये 68 रुपीज आपके पास अवेलेबल नहीं, एंड यू वांट टू एक्सचेंज $1000, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो $1000 कितने में बेचा आपने, 70 रुपए का $1, तो कितना हो गया बताओ, 70,000 बराबर। अब ये INR में जो आया ग्रॉस अमाउंट, दिस इज ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ये ग्रॉस अमाउंट का 1%, ग्रॉस अमाउंट इन इंडियन करेंसी, इन इंडियन करेंसी, इसका 1%, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 70,000 इंटू 1%, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 700 रुपीज। और ये 700 रुपीज वैल्यू लायबल फॉर GST, दिस इज द वैल्यू लायबल फॉर GST, सिंपल। ओके, ग्रेट। तो देखो, provided that in case where our Reserve Bank of India reference rate for the currency is not available, अगर वो available नहीं है, the value shall be 1% of gross amount of Indian rupees provided or received by a person changing the money। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहा है कि आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा वो इंडियन रुपी का अमाउंट जो है उसका कितना परसेंट कर लेंगे, 1%, सिंपल। ओके, चलो एग्जांपल लिखना है आपको, लिखो फटाफट लिखो, बताता हूं आपको एग्जांपल, राइट। देखो US डॉलर 1000
are sold by the customer at the rate of rupees 45 per US dollar. Rupees 45 per US dollar. The RBI reference rate is not available. RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं. तो देखो आप क्या करेंगे. आप आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं तो आप क्या करेंगे. सिंपल देखो, सिंपल. कितना बोला आपको. 1000 कितने 1000 यूएस डॉलर आपने सेल किए है ना. 1000 USD सोल्ड एंड रेट इज 45. आरबीआई रेफरेंस रेट तो अवेलेबल नहीं, इतने में आपने सेल किए. तो आप पहले उसको ग्रॉस इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करो तो कितना आएगा. $1000 इंटू ₹45 ये आएगा 45,000. Therefore value liable for GST is equal to 45,000 into 1%, that is 450 rupees. As simple as that. Okay, great. Third one, where neither of currencies exchanged in Indian rupees. तो कोई करेंसी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं हुई. सर मतलब क्या. तो हमारे पास एक जॉन है, उसने बोला हम डीलर है. अरे मिस्टर आशीष, लो क्या हो गया बोलो. तो बोले ये $1000 लो. बोला हाँ कितने रुपए दू. अबे रुपये नहीं चाहिए, ये $1000 लो यूएस डॉलर और सिंगापुर डॉलर दो. तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हमें क्या देना है. सिंगापुर डॉलर. तो यहां पे इंडियन रुपी में तो कुछ कन्वर्जन ही नहीं है. पहले केस में भी इंडियन रुपी में था, दूसरे केस में भी था. अब इस केस में इंडियन रुपी में कन्वर्जन ही नहीं है. तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे. तो फिर हम क्या करेंगे. गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप ये यूएस डॉलर जो है उसको भी आरबीआई रेट से रुपी में कन्वर्ट करो और इधर जो सिंगापुर डॉलर है उसको भी आरबीआई रेट से रुपी में कन्वर्ट करो. और जो दोनों में से लेस होगा यूएस डॉलर का इंडियन रुपी में और सिंगापुर डॉलर का इंडियन रुपी में, जो दोनों में से लेस होगा उसका 1% करो. दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. है ना, सिंपल, कोई खास नहीं. तो देखो, वेयर नीदर ऑफ द करेंसी आर एक्सचेंज इन रुपीज, provided further that in case where neither of the currencies exchange in Indian rupees, the value shall be equal to 1% of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupee on that day at reference provided by RBI. है ना, 1% of lesser of two amounts. तो दोनों अमाउंट का 1% करना पड़ेगा आपको, राइट. दोनों अमाउंट का, दोनों अमाउंट को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके 1%. ओके, जैसे देखो एग्जांपल लिखो. इफ 5,000 यूएस डॉलर आर कन्वर्टेड इनटू 4,000 यूरोज, तो 5,000 यूएस डॉलर किस में कन्वर्ट किए. 4,000 यूरोज में. द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर द यूएस डॉलर, RBI reference rate for the US dollar is 54 and for euro 1 euro is 74. है ना. तो अब देखो कितने डॉलर है आपके यूएस डॉलर और इधर है यूरो. तो कितने डॉलर है आपके 5,000 और यूरो कितने हैं 4,000 कन्वर्ट. ओके, अब इसका रेट कितना है. रेट यूएस डॉलर का, इसको भी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेट से. तो इसका रेट है 54 और इसका रेट है 74. तो इंडियन रुपी में कितना आएगा देखो. इंडियन वैल्यू इन इंडियन करेंसी कितना आएगा देखो. इसका आता है 2,70,000, राइट. करके देख लो आप एक बार. और इसका आता है 2,96,000. तो जो लेसर होगा, अभी दोनों में से लेस क्या है बेटा 2,70,000. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई
लायबल फॉर जीएसटी, ये दोनों में से लेस 2,70,000, उसका 1%, दैट इज 2,700, और इसके ऊपर लगेगा आप जीएसटी। समझ में आया आपके? इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। ग्रेट, सिंपल है ना, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। फिर ये हो गया ये ऑप्शन, एक ऑप्शन मनी एक्सचेंज डीलर के लिए, दिस इज ऑप्शन 1। नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन 2। अभी ऑप्शन 2 क्या है, उन्हीं के लिए है ना, तो आप इसके हिसाब से भी जा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन देखो, अनदर ऑप्शन फॉर द सप्लायर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट a person supplying a services may exercise the option to ascertain the value in terms of clause B for a financial year, and such a option shall not be withdrawn during the remaining part of financial year. Okay, तो पहले उस ऑप्शन 2 से पहले एक पॉइंट बोला यहां पे, वो सुन लो कि अगर एक बार आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ये ऑप्शन में आप आ गए, तो आप वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक इस ऑप्शन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिंपल। तो वो ये जो ऑप्शन आपने लिया अभी, ये 1% वाला जो देखा हमने, ये ऑप्शन के बाहर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक नहीं निकल सकते। सिंपल। तो देखो, सबसे पहले क्या देखा, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो सेलिंग प्राइस माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट जो परचेस वाला रहेगा हमारा, इनटू नंबर ऑफ करेंसी एक्सचेंज। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, रूपी में कन्वर्ट करेंगे और वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रूपी का 1%, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर इंडियन रूपी में कन्वर्जन ही नहीं, एक फॉरेन करेंसी दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रही, तो दोनों को इंडियन रूपी में कन्वर्ट करेंगे, जो लेसर होगा उसका 1% करेंगे। और एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर ये तीनों में से है ना, ये तीनों अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो ऊपर जाएंगे, नहीं है तो सेकंड में आएंगे, और वन फॉरेन करेंसी टू अनदर है तो फिर थर्ड में आएंगे, थर्ड पॉइंट। और एक बार ये ऑप्शन ले लिया हमने तो नॉर्मल एक तो नॉर्मल तरीके से करो, मतलब जो वैल्यू एक्चुअल है वो वैल्यू लो, या तो फिर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करो। वंस यू एक्सरसाइज इट विल बी लास्ट टू दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ओके, फिर इनको अनदर ऑप्शन है 32(2)(b है ना, ये बी क्लॉज है इसी का, ये जो हमने देखा 32(2)(a और 32(2)(b, ये इसका दूसरा ऑप्शन। तो एक तो नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो आप कितना कमीशन है, या तो फिर ये 32(2)(a में जाके, या फिर 32(2)(b में जाके। तो ये अनदर ऑप्शन देखो क्या है। सो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर ऑफ अ सर्विस, the value in relation to supply of foreign currency including money changing shall be deemed to be। तो ये कैसे डीम करेंगे अब देखो, तो 1% of the gross amount of currency exchanged for an amount up to 1 lakh rupees subject to minimum amount of 250 rupees। तो मतलब क्या कि देखो, एक कस्टमर आया, ये कस्टमर आया फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास, और उसने बोला कि हमें ना तो ये 80,000 लो और इसके डॉलर दो, 80,000 लो और इसके डॉलर दो। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है जो बाय सेलिंग रेट का देखा हमने। अब अगर ये ऑप्शन में आना है 32(2)(b में आना है आपको, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर ये जो एक्सचेंज वाला अमाउंट है, ये एक्सचेंज वाला अमाउंट अगर 1 लाख रुपीज से कम है, इफ इट इज लेस देन रुपीज 1 लाख, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से बोला, इफ इट इज अप टू 1 लाख देन वैल्यू कितनी रहेगी, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और 250 विच एवर इज हाइयर। तो देखो अभी कितना है, 80,000 का कितना कर दो आप, इंटू 1%, दिस विल बी द वैल्यू कितनी रहेगी, वैल्यू लायबल फॉर जीएसटी, इट इज इक्वल टू 800 रुपीज। ओके, अब दूसरा एग्जांपल, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरे केस में मान के चलो इसने एक्सचेंज के लिए बोला, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस में 20,000 रुपीज सेकंड, तो कितना आएगा बताओ, वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1%, बट ये अब कितना आ रहा है देखो 200। लेकिन उन्होंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू तो 250 रुपए होना ही चाहिए, तो और 250 विच एवर इज हाइयर, तो कौन सा हाइयर है बेटा, 250, यहां पे भी और 250
विच एवर इज हायर। तो यहां पे क्या हायर था 800, यहां पे क्या हायर है 250। तो इस केस में वैल्यू वुड बी 250 रुपीज एंड नॉट 200, 1%। समझ में आ गया? ग्रेट, सिंपल है ना। तो देख 1 लाख अप टू 1 लाख, अगर एक्सचेंज कितने रुपए तक है 1 लाख। अगर वो एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर है, एक्सीडिंग 1 लाख एंड अप टू 10 लाख, वही लिखा है वहां पे, वर्ड में लिखा हुआ है ये सब। इफ इट इज एक्सीडिंग 1 लाख बट अप टू 10 लाख, तो फिर आपको 0.5% ऑफ अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज करना है, 0.5। लेकिन ये 1 लाख के अबाउ और 10 लाख तक है, तो पहला जो 1 लाख है उसका 1% तो आएगा ही ना, गेटिंग द पॉइंट। तो पहले 1 लाख का 1% मतलब कितना हो गया देखो 1000 रुपीज। अब 1 लाख के ऊपर लेकिन 10 लाख तक, 1 लाख के ऊपर लेकिन 10 लाख तक मतलब कितना हो गया 9 लाख, 9 लाख। तो 9 लाख पे कितना 0.5%। आप समझ रहे हो बेटा? तो जैसे देखो ये हो गया 1 लाख रुपए, ये हो गया 10 लाख, और फिर 10 लाख से ऊपर। तो ये 1 लाख तक कितना अमाउंट रहेगा 1 लाख तक कितना रहेगा 1%। कितना रहेगा 1%। और मिनिमम और 250 रुपीज whichever is higher। ओके, फिर 10 लाख तक मतलब यहां से यहां, तो ये 1% तो आएंगे, ये 1 लाख तक का 1% तो आएंगे, मतलब 1 लाख का 1% मतलब कितना हो गया 1000 रुपीज, है ना। तो यहां तक का 1000 आ गई, 1000 प्लस यहां से 9 लाख पे इंटू 0.5%। समझ में आया आपके? तो जो भी होगा फिर जितना भी होगा, जैसा मान के चलो हमने एक्सचेंज करने के लिए दिया 6 लाख, तो कैसे निकालेंगे देखो 6 लाख, 6 लाख जैसा ये बंदा है, इसने 6 लाख एक्सचेंज करने के लिए दिए फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, है ना। तो क्या करेंगे देखो 6 लाख, इसको 2 पार्ट में, है ना। फर्स्ट 1 लाख, इस पे 1%, तो ये आ जाएगा 1000, ये कितना आएगा 1000, एंड बैलेंस कितना बचा बताओ 5 लाख। तो ये 5 लाख पे कितना आएगा 0.5%, 2500। तो वैल्यू कितनी हो गई देखो, वैल्यू इज इक्वल टू 3500। आगे आपके समझ में। और फिर तीसरा स्लैब क्या देखो, इफ इट इज अबाउट 10 लाख, अगर वो 10 लाख से भी ऊपर है, तो देखो ये आपका 1000 है, फिर ये 9 लाख इंटू 0.5% मतलब ये 4500, तो यहां तक हो गया 5500, ये 10 लाख तक। और 10 लाख से ऊपर है तो फिर कितना परसेंट है देखो 0.1%, मतलब इसके ऊपर जितना भी होगा 0.1%, और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम 5500, क्योंकि यहां तक तो ऑलरेडी आप पहुंच चुके हो, 10 लाख तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। तो 10 लाख तक की वैल्यू कितनी निकली है 5500, ये स्लैब की 4500 और इधर की 1000। ओके, तो देखो लेकिन इसमें भी फिर मैक्सिमम, जैसा यहाँ पे 250 रुपए मिनिमम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी देखो, मैक्सिमम वैल्यू हाउ मच देखो 60,000, मतलब ये जो भी अमाउंट आएगा अगर ये 60,000 से ज्यादा आएगा तो वैल्यू कितनी मानी जाएगी, मैक्सिमम 60,000 ही मानी जाएगी। दिस इज अपर सीलिंग, 60,000 से ऊपर इस रूल में वैल्यूएशन इससे ज्यादा नहीं किया जाए, मैक्सिमम 60,000। ओके, तो देखो जैसे आपने एक्सचेंज के एग्जांपल ले लेते, एक्सचेंज के आपने 1 करोड़ रुपए,
1 करोड़ रुपए एक्सचेंज के, तो देखो 1 करोड़ रुपए कैसे आएगा, तो 1 करोड़, ओके। तो फर्स्ट 10 लाख तक तो आ गया, फर्स्ट 10 लाख कितना है बताओ, अभी निकाला अपन ने 5500 रुपीज वैल्यू। अब बचे हुए बैलेंस 90 लाख, कितना हो गया 90 लाख बैलेंस इंटू 0.10%, कितना आएगा बताओ, 90 लाख का करके देख लो एक बार, 90 इंटू 0.1% कितना आया, 9000 ही आता है। तो ये टोटल कितना हो गया देखो, 14,500। गेटिंग द पॉइंट। अब आपने मान के चलो कि ये 1 करोड़, 10 करोड़ और ये 100 करोड़, 100 करोड़ आपने, है ना। तो 100 करोड़ अगर एक्सचेंज करते हो तो कितना आएगा देखो, 100, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कितना 10 लाख, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा 99 करोड़ बराबर, नो कितना बचेगा देखो, इफ यू एक्सचेंज 100 करोड़, ओके। तो क्या करेंगे अपन देखो, फर्स्ट 10 लाख, इस पे तो 5500 ही वैल्यू, और अभी बचा कितना देखो, इसमें से 10 लाख हटा दो तो कितना बचेगा 99,000,000 इंटू 0.10%, कितना आ गया देखो 99,000 इंटू 0.1%, तो ये आ गया 99,000। अभी 99,000 प्लस कितना है 5,000, 99,000 प्लस 5,500 कितना आ गया 1,04,500। तो इतनी वैल्यू आ गई, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी कंसिडर करना है आपको, और 60,000। यहां पे विच एवर इज लेस है, तो वैल्यू लायबल फॉर जीएसटी 60,000। आया समझ में, ग्रेट, ऐसा है, ओके। अच्छा फिर देखो 60,000 विच एवर इज लेस। फिर आपको क्वेश्चन दिया है, उसको कर सकते हैं आप, है ना, होमवर्क लिख लो, मैंने करके दिया आपको, फटाफट अब भी कर लो, पॉज करो लेक्चर को, अभी करके देखो, आंसर भी दिया हुआ है उसका, ओके ग्रेट। फिर दूसरा देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्विस इन रिलेशन टू एयर ट्रैवल एजेंट। अब देखो आप गड़बड़ करेंगे, एयर ट्रैवल एजेंट है, तो जो एजेंट है, एजेंट के थ्रू अगर आप टिकट बुक करते हो, है ना, अपन जनरली ये एयरलाइन होता है, एयरलाइन कंपनी, है ना, और ये रहते हैं यहां पे एजेंट्स, और हम रहते कस्टमर, वी आर कस्टमर। तो अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन कंपनी से टिकट लेंगे, मान के चलो बेसिक फेयर 10,000 रुपीज, और एयरपोर्ट टैक्सेस वगैरह रहते हैं ये सब, मान के चलो ये है 2,500। तो यहां ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं, डायरेक्ट आप एयरलाइन कंपनी से ले रहे हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास, ये ऑप्शन ये आपको अवेलेबल है ही नहीं। ये किसके लिए है बेटा, ये एजेंट्स के लिए। तो एजेंट्स को जो जीएसटी भरना पड़ता है उसके लिए ऑप्शन है, गेटिंग द पॉइंट। तो बेसिक फेयर 10,000 यहां पे, और एयरपोर्ट टैक्सेस है 2,500, ओके। सो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन दिस ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन कौन से ट्रांजैक्शन के लिए, जब एजेंट से आप टिकट परचेस करोगे, परचेस्ड टिकट फ्रॉम एजेंट। क्यों ऐसे,
क्योंकि यहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? द सप्लायर ऑफ सर्विस इज एजेंट, सप्लायर ऑफ सर्विस इज एजेंट, एंड हु इज रेसिपिएंट? एयरलाइन इज रेसिपिएंट. व्हाई? बिकॉज ये एयरलाइन ये एजेंट को कमीशन पे कर रहा है. तो मान के चलो इनके पास तो ऑप्शन 1 है. ऑप्शन 1 क्या है बेटा? कि ये डायरेक्ट जो कमीशन एयरलाइन कंपनी इनको पे कर रही है, मान के चलो इसको पे कर रहा है 600 रुपीज का कमीशन, तो दैट 600 रुपीज इज लायबल फॉर जीएसटी. जितना कमीशन एयरलाइन कंपनी एजेंट्स को पे करे, इट इज लायबल फॉर जीएसटी. ये पहला ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 अवेलेबल विथ एजेंट. इनके पास दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 2. क्या ऑप्शन है देखो? ऑप्शन 2 इज value would be in case of domestic flight 5% of basic fare, or in case of international flight अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर. तो देखो केस कैसा है. 5% ऑफ बेसिक फेयर, तो हमने देखा बेसिक फेयर कितना है, मान के चलो 10,000 रुपीज. बेसिक फेयर तो वही रहेगा, एजेंट से खरीदो एयरलाइन से खरीदो. तो 10,000 इंटू 5%, तो कितना आएगा ये बताओ? वैल्यू वुड बी 500. तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन में जाओगे? या तो ऑप्शन 1 है आपके पास 600 रुपीज में जाओ, अगर ये डोमेस्टिक फ्लाइट होगी तो फिर 500 रुपीज दूसरा ऑप्शन. तो कौन सा कंसीडर करेंगे आप? ऑब्वियस सी बात है 500, जो कम होगा क्योंकि जीएसटी कम आएगा. लेकिन यही फ्लाइट अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो फिर 10% करना है, तो 10,000 इंटू 10%, तो कितना आएगा देखो? 1,000. वैल्यू वुड बी 1,000. अब इस केस में बताओ, वैसे नॉर्मल कमीशन कितना है? 600, बट आपको ये ऑप्शन 2 के हिसाब से कितना जा रहा है बेटा? 1,000. तो कौन सा आप प्रीफर करोगे? 600. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? तो डोमेस्टिक फ्लाइट रही तो आप कितना परसेंट करोगे बेटा? 5%. और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट रही तो फिर आप कितना परसेंट करोगे उसको? 10%. तो देखो वही लिखा है वहां पे. इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग वैल्यू इज इक्वल टू बेसिक फेयर इंटू 5%. तो बेसिक फेयर का 5% लेना आपको. द वैल्यू ऑफ सप्लाई of a service in relation to the booking of tickets for travel by air provided by an air travel agent, है ना, ये air travel agent जो अपने को सर्विस देगा, shall be deemed to be an amount calculated, deemed to be the 5% of basic fare, 5% of basic fare in case of domestic booking. और इंटरनेशनल बुकिंग के केस में देखो वैल्यू इज इक्वल टू बेसिक फेयर इंटू 10%. तो रेट of 10% on the basic fare or international booking of a passenger for travel by air. Okay, for the purpose of this sub rule, expression basic fare means that part of airfare on which the commission is normally paid to the air travel agent. तो ये जो हमने कमीशन दिया 600 रुपीज, ये कमीशन किसके ऊपर दिया बेटा? ये बेसिक फेयर के ऊपर. ओके, अब बहुत बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपको मालूम है? क्वेश्चन आएगा कि बेसिक फेयर जो है वो बेसिक फेयर मान के चलो कि है 10,000 बेसिक फेयर, और एयरलाइन कंपनी ने एजेंट को कमीशन दिया, कमीशन लेट्स से 7%. तो कमीशन अमाउंट कितना हो गया? कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू 700. अब क्वेश्चन में आपको दिया आउट ऑफ दिस कमीशन अमाउंट द एजेंट पासिस 200 रुपीज टू द कस्टमर. तो एजेंट ने 200 रुपीज का कमीशन, ऐसा बहुत बार होता है आपने सुना होगा कि अपने कमीशन में से कुछ अमाउंट कस्टमर को पास ऑन कर देते ताकि टिकट की वैल्यू कम हो जाए, है ना. टर्नओवर बेसिस पे बिजनेस करते लोग कि प्रॉफिट कम हो चलता लेकिन लोग ज्यादा आना चाहिए हमारे पास. तो
एजेंट 200 रुपीज पासिस टू कस्टमर, और ये मान के चलो इंटरनेशनल बुकिंग है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? देखो इंटरनेशनल बुकिंग, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक पहला ऑप्शन में तो मिल गया, ये ऑप्शन वन, ऑप्शन वन में कमीशन की वैल्यू दी है आपको 700, तो ये एजेंट ने जो पास ऑन किया कमीशन कस्टमर को, ये माइनस करेंगे क्या आप? नहीं, ये माइनस नहीं होगा, ये बात आप ध्यान दो, ये कितना रहेगा बेटा? 700। और दूसरा ऑप्शन टू, ऑप्शन टू क्या? इंटरनेशनल बुकिंग, तो बेसिक फेयर का कितना परसेंट करोगे? 10%, कितना आ गया? 1000। तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे आप? 700। ओके, ग्रेट, ऐसा है। फिर यहां पे एक क्वेश्चन दिया आपको, देखो जमता है क्या आपको? देखो, मिस्टर प्रकाश इज एन एयर ट्रैवल एजेंट एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो बुक्ड बाय राम फॉर दिल्ली टू चेन्नई, मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट है। सचिन दिल्ली टू बैंकॉक, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। और ये राज दिल्ली टू मुंबई, तो ये डोमेस्टिक, ये इंटरनेशनल और ये डोमेस्टिक। तो यहां पे 5% ऑप्शन टू के लिए, यहां पे 10 और यहां पे 5। ओके, तो ये कमीशन की वैल्यू भी दी है एक्चुअल, तो कमीशन के हिसाब से चलते तो टोटल कमीशन कितना हो गया? देखो 1500, 500, 1500, 500, मतलब 2500 रुपीज हो गया। ये हो गया ऑप्शन वन के हिसाब से वैल्यू एज पर ऑप्शन वन, है ना। ऑप्शन वन में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का कोई बाइफर्केशन नहीं। ऑप्शन टू में बाइफर्केशन है। तो देखो बेसिक फेयर का 5%, 10% और 5%, तो ये कितना है? देखो 17। तो ये आ गया ऑप्शन टू के हिसाब से। तो कौन से ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे आप बताओ? ऑप्शन टू, क्योंकि यहां पे वैल्यू कम आ रही, तो वैल्यू कम आएगी तो जीएसटी कम आएगा। आए ध्यान में? सिंपल है ना, ग्रेट। अच्छा देखो एक पॉइंट और, तो हमने देखा था वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, एग्जामिनेशन चैप्टर में देखा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर कोई फ्लाइट निकलती है या फिर टर्मिनेट होती है, एम्बार्किंग या टर्मिनेटिंग, याद आ रहा है आपको? आसाम, त्रिपुरा, बगड़ोदरा ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल, तो जीएसटी नहीं लगता। तो बताओ अगर एजेंट अगर इस फ्लाइट के लिए अपने को सर्विस दे रहा है, मतलब टिकट निकाल के दिया, तो क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस। बेटा ध्यान दो, हमारे टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, हमारे टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से टर्मिनेट हुई है वहां पे या वहां से एम्बार्क हुई है। बट जो एजेंट को टिकट पे कमीशन मिल रहा है, एजेंट जो सर्विस दे रहा है, वो एजेंट की सर्विस थोड़ी ना एग्जेम्प्ट है। अरे एजेंट की ऐसा थोड़ी ना लिखा है एयर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग एट दैट रीजन, तो अगर एजेंट ने दिया तो वो एजेंट का कमीशन भी एग्जेम्प्ट है। एजेंट के कमीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कमीशन पे तो जीएसटी लगेगा ही। हमारे टिकट की प्राइस एग्जेम्प्ट है ना, मजेदार। तो देखो एग्जाम में एक हाथ बार घुमा सकता है आपको, तो एजेंट का कमीशन इज टैक्सेबल दो एयर इज एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, नोट डाउन करके रख लो ये पॉइंट। ओके ग्रेट। फिर नेक्स्ट देखो क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में क्या करना है आप देखो, ये भी बड़ा मजेदार है। देखो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मैं काम करता हूं, आपको पहले एक चार्ट बना के देता हूं, ओके, फिर अपन इसको पढ़ते। बना लो, आप आराम से बना लो। देखो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में दो पॉइंट है। एक सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में दो पॉइंट है। देखो पहला, अच्छे से निकालो, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, और दूसरा इधर है प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस,
ओके, फिर इसमें फिर से दो पार्ट है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी और यहां पे है मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी। तो यहां पे लिखो वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रीमियम इसमें दो पार्ट आएंगे, इफ इन्वेस्टमेंट शोन सेपरेटली, तो वैल्यू आएगी बेटा, वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम जो है लेस इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है, तो यह आएगा आपका रिस्क कवर वाला, जिस पे लगेगा जीएसटी, लायबल फॉर जीएसटी, एंड इफ इट इज नॉट शोन सेपरेटली, तो इन फर्स्ट ईयर $12.5% ऑफ प्रीमियम, वैल्यू कितनी रहेंगी फर्स्ट ईयर में 12.5%, फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 12.5%, और इन सब्सिक्वेंट ईयर इट इज 12.5, एक मिनट, 12.5% ऑफ प्रीमियम, ऊपर 25%, गलती से वो ओके। और प्योर रिस्क कवर है तो प्योर इंश्योरेंस दैट इज रिस्क कवर, वी कैन से प्रीमियम is only for risk cover, then fully chargeable to GST। ओके, तो देखो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं। क्या है, देखो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये जो एजेंट्स रहते हैं है ना, उनके लिए देखो, तो दो प्रकार की इंश्योरेंस है बेटा। तो पहले अपन प्योर इंश्योरेंस देखते हैं, इधर वाला प्योर इंश्योरेंस, मतलब यहां पे सिर्फ इंश्योरेंस है। जैसे आप इंश्योरेंस का, अच्छा इंश्योरेंस क्या होता है, पहले इसका लॉजिक भी समझा देता हूं। देखो कि आपके डेथ के बाद आपके नॉमिनी को कुछ पैसा मिलना चाहिए, है ना, डेथ के बाद नॉमिनी को कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने मेरा इंश्योरेंस निकाल के रखा है 1.5 करोड़ रुपीस का, तो मुझे ना तो सालाना 12,000 रुपए प्रीमियम भरना पड़ता है, 12,000 रुपीज प्रीमियम। और आज से 40 साल तक, जैसे मैं मान के चलो मेरी एज है 16 ईयर्स है ना, 16 साल देखता हूं मैं, अब क्या करें, है ना। तो 16 साल की उम्र है मेरी, और मुझे मालूम है कि मैं आज से 40 साल तक जिंदा रहने वाला हूं। मुझे मालूम है कि मेरी एज फिक्स है, मतलब 56 to 60 के आसपास मैं जिंदा रहूंगा। तो मैंने क्या किया कि एक 40 साल के लिए कवर, मैंने सोचा कि अगर ये 40 साल तक मुझे ये प्रीमियम भरना है, कितना रुपए, 12,000। अगर विद इन 40 ईयर्स कुछ होता है, मुझे अगर ये 40 सालों में कुछ होता है, मान के चलो मैं प्रीमियम भर रहा हूं, 16 साल का हूं, फिर 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40, 15, 35 साल का होने तक मैं प्रीमियम भर रहा हूं, और अचानक से खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा बट कुछ हो गया, भरोसा नहीं। तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या हो जाएगा
कि ये जो प्रीमियम मैंने भरा, 12,000 रुपए का, तो मेरे नॉमिनी को वो 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो 1.5 करोड़ रुपए मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे। और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, 40 साल तक मैं प्रीमियम भरते गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं फिट हूं एकदम, जैसे अभी आपको दिख रहा हूं मैं एकदम फिट हूं, तो फिर उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपके घर में आएंगी, मिठाई का डब्बा लेके आपको देगी, आपसे हैंडशेक करेगी, मिस्टर आशीष लिव मोर, थैंक यू सो मच, टाटा, है ना। मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 12,000 रुपए गए, हो गए। कुछ लोग सर 12,000 रुपए हर साल जो भरे हमने, हर साल 12,000 रुपए भर रहे 40 साल तक, वो पैसा गया। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि कुछ हुआ आपको तो 1.5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, और कुछ नहीं हुआ तो 12,000 रुपए वापस भी मिलना चाहिए साल की। ऐसे होगा क्या? इंश्योरेंस कंपनी के यहां पे लिखा हुआ है कि वो बेवकूफ है? ऐसे नहीं होता। ओके, तो आपको कुछ हो गया तो फिर आपको ये पैसा मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज प्योर इंश्योरेंस। और जो 12,000 का प्रीमियम हम पे कर रहे, दैट इज फॉर रिस्क कवर। वो किसके लिए बेटा? रिस्क कवर के लिए। तो ये जो प्रीमियम मैं भरूंगा रिस्क कवर पॉलिसी के लिए, इट इज फुल्ली चार्जेबल टू जीएसटी। इसके ऊपर पूरा जीएसटी लग जाएगा। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? तो प्योर रिस्क कवर में आपको सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है, कोई अमाउंट यहां पे इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता है। अब दूसरा केस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस। अब यहां पे इंश्योरेंस भी रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस भी रहेगा यहां पे, 12,000 रुपए प्रीमियम जिसका था, और दूसरा रहेगा बेटा इन्वेस्टमेंट का भी अमाउंट। तो अब यहां पे जो प्रीमियम रहेगा, वो प्रीमियम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी तो कर रहे हो। तो मान के चलो आपका प्रीमियम है 40,000 रुपीज, तो ये 40,000 में से 28,000 जो है, ये 40,000 जो आपका प्रीमियम है, अब ये 40,000 के प्रीमियम में 12,000 अलग निकलेंगे और 28,000, तो ये 28,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होते चलेगा। और ये 12,000 रुपए जो है, ये 12,000 आपके रिस्क कवर के लिए रहेंगे, रिस्क कवर। तो ये जो 28,000 रुपए है, ये जो आप हर साल सेव करते जा रहे हो, ये 28,000 रुपए आपके 40 साल के बाद जो भी इसका, देखो अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ये 28,000 को इन्वेस्ट करते जाएगी, इसका रिटर्न आते जाएगा, और 40 इयर्स मतलब आज 16 साल से 40 इयर्स होने के बाद ये 28,000 रुपए हर साल जो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका जो रिटर्न आया, वो 28,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल और उसका रिटर्न, ये पूरा 40 साल बाद इनको वापस मिलेगा, अगर ये बंदे की डेथ नहीं हुई। और अगर डेथ हुई तो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, और ये 1.5 करोड़ रुपए तो आपका फिक्स है डेथ हुई तो, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वो पूरा मिलेगा नॉमिनी को। और डेथ नहीं हुई तो ये 12,000 तो भूल जाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये 28,000 रुपए प्लस उसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद का रिटर्न, तो 28,000 पर ईयर वाला इंटू 40 इयर्स तक आपने भरे, प्लस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो आया, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिले होंगे, ये पूरा अमाउंट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। अब इसमें दो है, इसमें दो कौन से देखो, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी और मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी। तो अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है आपकी, सिंगल मतलब क्या, कि वो जो 40 साल में 40,000 रुपीज पे करने वाला हूं, उसकी जगह में एक ही बार में पे कर देता हूं, एक अमाउंट लमसम 15 लाख 20 लाख जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट कंपनी के हिसाब से, वो एक साथ में पे कर दूंगा। तो मान के चलो वो 20 लाख अमाउंट पे कर दिया, तो जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी लगेगा वो जो टोटल 20 लाख की वैल्यू है। अब वो तो कितने रुपए के हिसाब से कैलकुलेट की है बेटा? 40,000 के हिसाब से। लेकिन उसमें जो रिस्क कवर है, सिर्फ दिस रिस्क कवर वाला जो अमाउंट है, दिस इज लायबल फॉर जीएसटी। अरे ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना सर्विस है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट सर्विस। ये रिस्क कवर, जो आपका रिस्क कवर है, वो सर्विस दे रही है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो फिर कैसे निकालेंगे वो? वन टाइम तो हमने 20 लाख रुपए पे कर दिए, तो उन्होंने क्या बोला
कि ये जो 20 लाख रुपए आपने पे किए, 20 lakhs रुपीज, इसका एक सिंगल प्रीमियम है, सिंगल प्रीमियम। तो इसका मोटा मोटी हमने क्या किया बेटा, ये सिंगल प्रीमियम जो 20 लाख रुपए, ऐसा माना कि इसमें से 10% जो है, ये 10% गया होगा रिस्क कवर पे। दिस इज ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। तो 10% मतलब 2 lakhs, तो ये 2 lakhs पे जीएसटी लग जाएगा, बाकी 18 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, अज्यूमिंग कि वो 18 लाख इन्वेस्टमेंट पे गया। आप समझ रहे? सिंपल है ना, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, तो ये सिंगल प्रीमियम एक साथ अगर आप भरते हो। अगर मल्टीपल प्रीमियम है, मल्टीपल प्रीमियम मतलब आपको 40 साल तक अब भरना है, तो फिर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो आपकी पॉलिसी है, एलआईसी पॉलिसी, वो एलआईसी पॉलिसी में अगर इन्वेस्टमेंट सेपरेटली शोन किया है, तो देखो इन्वेस्टमेंट सेपरेटली शोन किया मतलब क्या किया, देखो बेटा कि ये आपकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी में 28,000 रुपए ऐसा लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट का है, और रिस्क कवर का कितना लिखा हुआ है, 12,000, टोटल 40,000। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 40,000 में से ये 28,000 को माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट के, और बचा हुआ जो अमाउंट है जो प्योर रिस्क कवर का है, प्योर रिस्क कवर का, इस पे लगाएंगे जीएसटी। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो वहां पे, तो ये जो अमाउंट है टोटल प्रीमियम, मतलब हमारे केस में 40,000, इसमें से इन्वेस्टमेंट का 28,000 माइनस करेंगे तो 12,000 पे लगेगा जीएसटी। गेटिंग द पॉइंट? और अगर ये सेपरेटली शोन नहीं है, मतलब आपके पॉलिसी पे सिर्फ 40,000 रुपए लिखा हुआ है, आपके पॉलिसी पे सिर्फ ये पॉलिसी है, इस पे सिर्फ 40,000 रुपए लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट ईयर रहेगा आपका, फर्स्ट ईयर, वो फर्स्ट ईयर में हम लोग जीएसटी के लिए अमाउंट निकालेंगे 40,000 का 25%, ये फर्स्ट ईयर के लिए। एंड देन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, हर साल आपका प्रीमियम जा रहा है 40,000 रुपए, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए इसका निकालेंगे 12.5%। तो फर्स्ट ईयर, और ये फिर बाकी 39 ईयर्स का आपका प्लान है, मतलब टोटल 40 ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर का तो निकल गया आपका 10,000, और बाकी हर साल 5-5 हजार पे फिर आपको 12.5 कितना आता है, 40,000 का 12.5%, 40,000 इंटू 12.5%, 5,000, राइट? 39 ईयर्स 5,000 पे फिर लगेगा जीएसटी। समझ में आया आपके? ग्रेट। ओके, एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हो फिर से, है ना? तो अब देखो वही लिखा है वहां पे, रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब प्योर रिस्क कवर नहीं है। तो देखो, द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फॉर द पॉलिसी होल्डर इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर इफ सच अ अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इंटीमेट अगर हुआ मतलब सेपरेटली शोन है, सेपरेटली शोन, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, टोटल अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये जो बचेगा ये रिस्क कवर बचेगा, और रिस्क कवर पे लगाएंगे जीएसटी, दैट इज वैल्यू। ओके, सिंगल प्रीमियम एक बार में पे करते, देखो इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज अदर देन 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, तो जैसा 20 लाख का कितना परसेंट, 10%। ओके, और अदर पॉलिसीज तो फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का कितना परसेंट, 25, और वैल्यू इन सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5%। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला ऑप्शन पूरा, ये यहां का ये ऑप्शन हो गया कंप्लीट, है ना, ये वाला ऑप्शन हो गया, यहां तक हमने देखा। अब प्रोवाइडेड वाले क्लॉज में देखो, प्रोवाइडेड nothing contained in this sub rule shall apply where entire premium is paid by the policy holder towards the risk cover of life insurance। तो ये जो सब लफड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, ये 12.5%, 25%, 10%, ये सब लफड़ा अप्लीकेबल नहीं रहेगा। किसके केस में अप्लीकेबल नहीं रहेगा? इन केस ऑफ प्योर इंश्योरेंस,
प्योर इंश्योरेंस के केस में तो सीधा सीधा जितना प्रीमियम होगा उतना लायबल फॉर जीएसटी। तो उसके केस में आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं। आपको फिर ये चार्ट, ये सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है? ये रूल्स के लिए, ये रूल के लिए अप्लीकेबल है। बट अगर आपका प्योर रिस्क कवर वाला है, ये प्रोविजो में दिया हुआ है। प्योर रिस्क कवर कहां दिया आपका? ये प्रोविजो में, प्योर रिस्क कवर है ना। तो आपने ये चार्ट अगर पढ़ के चले गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। सिंपल, राइट? समझ में आ गया आपको? आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। ग्रेट।